मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक दास्तान जो 1983 की सर्द रात में कहीं खो गई। सिराज खान का तबादला अचानक हुआ था। स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर से जब उसे कागज मिले तो उसमें लिखा था ग्राम नगलिया, जिला सोनभद्र, हेपेटाइटिस टीकाकरण अभियान, अवधि 3 से 4 दिन। सिराज ने उन कागजों को मेज पर रखा, चाय का आखिरी घूंट लिया और खिड़की से बाहर देखा। नवंबर का महीना था और लखनऊ में भी सुबह की धूप में एक अजीब सी सर्दी उतर आई थी। नगलिया का नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। अगले दिन भोर में वो निकला। जीप पहले पक्की सड़क पर चली, फिर कच्ची, फिर एक ऐसी पगडंडी पर जहां सड़क शब्द का इस्तेमाल करना उस पगडंडी के साथ ज्यादती होती। ड्राइवर राम सेवक एक अनुभवी आदमी था। उसने जीप को किसी माझी की तरह उस पथरीले रास्ते पर चलाया। दोपहर होते होते नगलिया आ गया। छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि एक नज़र में पूरा दिख जाए। मिट्टी के घर, खरपैल की छतें, आंगन में बंधे 2-4 जानवर। बिजली का खंबा था एक, मगर तार नहीं, या तार था मगर बिजली नहीं। बात एक ही है। कुएं से पानी आता था, रात को रोशनी लालटेन से। सिराज जब पहुंचा तो गांव के कुछ लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। विभाग ने पहले से खबर भेजी थी। प्रधान चाचा, जिन्हें सभी यही कहते थे, असली नाम शायद किसी को याद भी ना था, उन्होंने सिराज का स्वागत किया, हाथ मिलाए, पानी पिलाया और बताया कि कैंप के लिए प्राइमरी स्कूल का बारामदा तय किया गया है। और रहने का इंतज़ाम? सिराज ने पूछा। वो भी है डॉक्टर साहब। रमेशर काका का घर खाली है, पक्का है, अच्छी जगह है। काका के बेटे यहाँ गए हैं, हमने पूछ कर रखा है। सिराज ने सामान उठाया और उनके साथ चल दिया। अगले 2 दिन किसी व्यस्त बाजार जैसे बीते। सुबह होते ही कैंप खुल जाता। गांव के लोग आते, कोई हिचकिचाते हुए, कोई बच्चों को खींचते हुए, कोई बुजुर्ग जो शायद पहली बार किसी डॉक्टर के सामने बैठे थे। सिराज ने उनसे बात की, बताया कि टीका क्यों ज़रूरी है, हेपेटाइटिस क्या होता है, क्या होगा इससे। कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ नहीं, मगर सुनते सब थे। दोपहर में थोड़ी राहत मिलती। गांव की औरतें खाना भेजती, दाल, चावल, अचार और कभी कभी गुड़ की एक डली। सिराज रमेशर काका के घर में अकेला था, मगर उसे कभी ऐसा लगा नहीं। कोई ना कोई चाय लेकर आ जाता, कोई सब्जी रख जाता। शाम को जब अंधेरा होता तो गांव अलग तरह का दिखता। लालटेनें जलती, धुंध की हल्की सी गंध हवा में घुल जाती। कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती। उस सब में एक अजीब सी शांति थी जो शहरों में नहीं होती। सिराज रोज रात को अपनी डायरी में 2-4 लाइनें लिखता और सो जाता। उस रात ठंड कुछ ज्यादा थी। मौसम ने शाम से ही अपना मिजाज बदल दिया था। हवा तेज हुई, आसमान बादलों से भर गया और चांद पूरी तरह ढक गया। सिराज ने खाना खाया, डायरी खोली, 2-4 लाइनें लिखने की कोशिश की और फिर बंद कर दी। नींद ने जल्दी ही उसे अपनी आगोश में ले लिया। कंबल के 2 तह करके उसने खुद को लपेट लिया।
रात में किसी पहर की बात होगी, ठीक कहना मुश्किल है। शायद 1:30 बजे, शायद 2। लालटेन बुझ चुके थे। पहले सिराज को लगा कि उसने ख्वाब में कुछ सुना है। आवाज धीमी थी, जैसे कोई दरवाजे के पल्ले को बहुत धीरे से ठकठका रहा हो। पहले उसने सोए रहना चाहा, मगर आवाज बंद नहीं हुई, एक नियमित लय में आती रही। फिर थोड़ी देर बाद वो तेज हो गई। सिराज उठा। उसने पहले लालटेन जलाई, फिर अपनी ऊनी शॉल कंधे पर डाली और दरवाजे की तरफ चला। चप्पल पहनते हुए उसके पांव के नीचे ठंडा फर्श चुभा। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था। बुजुर्ग था, कमर से थोड़ा झुका हुआ, सफेद धोती और ऊपर से एक मोटी शॉल जिसे उसने सिर तक ओढ़ रखा था। उसका चेहरा आधा छाया में था। लालटेन की रोशनी उस पर ठीक से पहुंच नहीं पा रही थे। उसने कहा उसके बेटे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सिराज ने उसे देखा। आंखें थकी हुई लगी, आवाज बुझी हुई। उसने कोई और बात नहीं की, बस यही कहा और फिर पलटने लगा, जैसे उसे यकीन हो गया कि सिराज आएगा। डॉक्टर होना एक किस्म की मजबूरी भी है। रात हो या दिन, ठंड हो या गर्म, जब कोई ये कहे कि सांस नहीं आ रही तो आप रुक नहीं सकते। सिराज ने अपना थैला उठाया जिसमें स्टेथोस्कोप, कुछ दवाइयाँ, टॉर्च लेकर वो उस आदमी के पीछे चल दिया। रात के सन्नाटे में उनके कदमों की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही साफ सुनाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद सिराज को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं। वो रास्ता गांव की तरफ नहीं जा रहा था। नगलिया को उसने 2 दिनों में काफ़ी हद तक देख लिया था। घर किस तरफ है, कुआं कहाँ है, पंचायत घर कहाँ, और ये रास्ता, ये उन सब जगहों से दूर गांव के बाहर की तरफ जा रहा था। मेड़ थी पैरों तले, खेत थे दोनों तरफ, ठंडी हवा चेहरे पर लग रहे थे। सिराज ने वो आदमी की पीठ को देखा। वो चल रहा था एक आम चाल से, बिना रुके। भाई साहब, सिराज ने कहा, गांव तो उधर है। उस आदमी ने मुड़कर नहीं देखा, कुछ बोला नहीं, बस चलता रहा। सिराज को एक पल के लिए रुकना चाहिए था। वो सोचता है अब, शायद तब रुक जाता, मगर उस वक्त उसने सोचा कि हो सकता है ये आदमी गांव के उस पार कहीं रहता हो, किसी पूर्वे में जो नगलिया से अलग हो। छोटे गांव में ऐसा होता है, एक बस्ती के 2 हिस्से एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर। वो चलता रहा। आगे एक पुरानी पगडंडी थी, पेड़ घने होते गए। टॉर्च की रोशनी अब सिर्फ उतनी जमीन दिखा रहे थे जितनी पाँव के ठीक आगे थे। ऊपर आसमान में बादल थे, नीचे अंधेरा था और बीच में वो दोनों। फिर आदमी रुक गया, सिराज भी रुका। उसने टॉर्च उठाई और आगे देखा। वहाँ एक इमारत थी। इमारत पुरानी थी, ये पहली नज़र में ही समझ आ गया। दीवारें मोटी थी, पत्थर और पुरानी ईंटों से बनी। रंग कभी सफ़ेद रहा होगा, अब एक उदास स्लेटी था जिसमें जगह जगह काले धब्बे थे, सीलन के वक्त के। खिड़कियां थी मगर उनमें शीशा नहीं था। दरवाज़ा लकड़ी का था और उस पर कोई ताला नहीं था। सिराज ने टॉर्च घुमाई। दरवाजे के ऊपर दीवार में एक पत्थर पर पट्टी लगी थी। उस पर कुछ लिखा था हिंदी में, पुरानी लिखाई में। सिराज ने टॉर्च टिकाई और पढ़ा, शवगृह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगलिया। उसके पैरों तले जमीन खिसकती सी लगी। ये मुर्दा घर था। उसने उस आदमी की तरफ मुड़कर देखा, कुछ पूछने के लिए,
कुछ समझने के लिए, मगर वो आदमी पहले ही दरवाज़ा धकेल कर अंदर जा चुका था। सिराज वहीं खड़ा रहा। उसके मन में एक आवाज़ थी जो कह रहे थे वापस जाओ अभी इसी वक्त, मगर वो आदमी अंदर था और सिराज इतनी दूर आ चुका था और उस आदमी ने कहा था कि उसके बेटे को सांस नहीं आ रही। डॉक्टर का ज़मीर कभी कभी सबसे बड़ी मुसीबत होता है। उसने एक गहरी सांस ली, टॉर्च कसकर पकड़ी और अंदर चला गया। अंदर एक लंबा संकरा कमरा था। छत ऊंची थी, दीवारें नमी से काली थी, फर्श पत्थर का था और उस पर कदम रखते वक्त एक अजीब सी ठंडक पाँव के तलवों से होती हुई रीढ़ की हड्डी तक पहुंचती थी। हवा बाहर से ज़्यादा ठंडा थी यहाँ, जैसे इस जगह का तापमान हमेशा से अलग हो, बाहर की दुनिया से कटा हुआ। और लाशें थी पत्थर के चबूतरों पर एक कतार में, कपड़े से ढकी हुई 6 शायद 7। सिराज की टॉर्च की रोशनी एक एक पर पड़ी और हटती गई। वो बूढ़ा आदमी एक चबूतरे के सामने खड़ा था। वो जो लाश उसके सामने थी वो बाकियों से थोड़ी छोटी लगती थी, किसी जवान शख्स की। सिराज ने कहना चाहा, यहाँ कोई जिंदा नहीं है, मगर शब्द गले में ही अटक गए। तभी दरवाज़ा बंद हुआ। वो धमाका ऐसे था जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे पटका हो। सिराज पलटा, दरवाज़ा बंद था और दरवाजे पर कोई नहीं था। हवा का झोंका था। उसने खुद से कहा, सिर्फ हवा। फिर उसने पहली लाश को हिलते देखा। वो हिली नहीं, उठी। धीरे धीरे कपड़ा फिसला। फिर एक सफ़ेद चेहरा सामने था, आंखें बंद, होंठ बेजान। फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक एक करके बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी जल्दी के, जैसे उन्हें पता हो कि भागने की कोई जगह नहीं। 7 लाशें उठकर बैठ गईं। सिराज के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा हो गया। नहीं, पूरा अंधेरा नहीं। उन 7 के चेहरों में से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, बिल्कुल धुंधली, बिल्कुल ठंडी, जैसे कोई चीज़ हो एक ज़माने में रोशन थी और अब सिर्फ उसकी परछाई बची हो। वो बुजुर्ग आदमी अभी भी वहाँ था। उसने पलटकर सिराज को देखा और उसके चेहरे पर एक भाव था जो सिराज बाद में किसी को ठीक से समझा नहीं सका। गम था उसमें और कुछ और, शायद राहत, जैसे वो सालों से कुछ कह नहीं पाया था और आज किसी को यहाँ ले आया था बस इसलिए कि कोई देखे। उसके बाद क्या हुआ, सिराज ने जितनी बार याद किया उतनी बार कहानी थोड़ी बदलती रही। कभी उसे लगता वो चिल्लाया था, कभी लगता वो बिल्कुल खामोश रहा था। वो बाहर कैसे निकला ये साफ नहीं था। उसे याद था कि उसने टॉर्च उठाई थी। उसे याद था कि उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी। उसे याद था कि दरवाज़ा खुल गया था, जैसे उसे रोकने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी, जैसे उसे बस दिखाना मकसद था। बाहर आकर वो गिरा, घुटने ज़मीन पर लगे। हवा तेज थी, ठंडी थी। उसने गहरी गहरी सांसें ली। उस बूढ़े आदमी का कोई पता नहीं था। सिराज किसी तरह वापस गांव पहुंचा। उसने प्रधान चाचा का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला, सिराज का चेहरा देखा और तुरंत उसे अंदर खींच लिया। चाय बनाई, उसे कंबल दिया और चुप बैठे रहें जब तक सिराज ने सब नहीं बताया। बताने के बाद एक लंबी खामोशी थी। फिर प्रधान चाचा ने धीरे से कहा, वो मुर्दाघर 3 साल से बंद है, कोई नहीं जाता वहाँ।
सिराज ने उन्हें उस बूढ़े की तस्वीर बताने की कोशिश की। शॉल, झुकी हुई कमर, वो बुझी हुई आंखें। प्रधान चाचा ने सुना, उनके माथे पर बल पड़े। और बेटे की लाश? सिराज ने पूछा। प्रधान चाचा ने लालटेन को एक बार देखा, फिर सिराज को। डॉक्टर साहब, रहने दीजिए। और इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सिराज ने टीकाकरण का आखिरी दिन पूरा किया। रमेशर काका का घर छोड़ा। गांव वालों ने विदाई दी। गुड़ की पोटली, एक पुरानी शॉल। जाते हुए सिराज ने उस इमारत की तरफ एक नज़र डाली। दिन की रोशनी में वो बस एक पुरानी जर्जर इमारत थी। ऊंची घास उसकी दीवारों को छू रहे थे। खिड़कियां खाली थी, दरवाज़ा बंद था। जीप चली, रास्ता शुरू हुआ। सिराज ने पीछे नहीं देखा। उस बूढ़े आदमी की दास्तां, जो सिराज को बाद में पता चली, गांव के सबसे पुराने लोगों में से एक था, रज्जन काका। उसकी उम्र जब वो जिंदा था कोई 75 के आसपास की रही होगी। उसकी जिंदगी की कहानी कोई अलग नहीं थी। खेत, मेहनत, बरसात का इंतज़ार, सूखे का डर, जो कहानी लाखों गांवों में एक जैसी होती है। मगर उसका इकलौता बेटा था करण। करण होनहार था, उस तरह जैसे गांव के बच्चे कभी कभी होते हैं। पढ़ने में तेज, सवाल पूछने वाला, दुनिया को समझने की ललक रखने वाला। रज्जन काका ने उसे शहर भेजा था पढ़ने, खेत बेचकर नहीं, कर्ज लेकर। उन्होंने सोचा था कि बेटा पढ़ेगा, कमाएगा, कर्ज उतारेगा। करण बीमार पड़ा। हेपेटाइटिस था, वही बीमारी जिसका टीका लगाने सिराज आया था। शहर में इलाज हुआ, मगर देर हो चुकी थी। बीमारी गहरी थी और पैसे कम थे। करण लौटा, गांव आकर पिता के घर आकर, और 3 हफ्ते बाद चल बसा। रज्जन काका अकेले हो गए। गांव में कोई और नहीं था उनका। पत्नी पहले जा चुकी थी, बेटा चला गया था। वो रहे एक टूटे हुए आदमी की तरह। लोग कहते हैं कि उसके बाद उनकी आंखों में वो रोशनी नहीं आई जो पहले थी। करण की लाश मुर्दाघर में रखी गई थी जब तक कि उसे दफन नहीं किया जाता। वो रात, जिस रात करण की लाश वहाँ थी, रज्जन काका उस दरवाजे के बाहर बैठे रहे थे पूरी रात अकेले उस ठंड में। उसके बाद रज्जन काका 6 महीने भी नहीं जिए। वो एक सुबह उठे ही नहीं, और इसीलिए शायद उस रात वो आए थे किसी डॉक्टर को ढूंढने। वो डॉक्टर जो उसके बेटे को बचा सके, वो डॉक्टर जो उस रात मौजूद नहीं था जब करण को ज़रूरत थी। सिराज 3 साल बाद आया था, बहुत देर से। मगर रज्जन काका को इस दुनिया में या उस दुनिया में शायद वक्त का हिसाब नहीं था। नगलिया में आज भी वो मुर्दा घर है। लोग कहते हैं किसी रात लालटेन जैसी रोशनी दिखती है उस इमारत में। कोई जाता नहीं वहाँ, और जो एक बार गया उसने जाने के बाद कभी वापस नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।